Good evening. Again, I am here to explain the topic making of the constitution. And before studying this topic, we have to understand what's the meaning of the term polity. पॉलिटी मीन्स एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि डील करता है स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, विच मीन्स कि जो हमें बताता है कि जो एक एरिया में रहने वाले लोग हैं उनको कैसे गवर्न किया जाए, उनके लिए कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस बना जाए, या जो उन पे रूल किया जा रहा है, जो गवर्नमेंट उन पे रूल कर रही है वो उन पे रूल कैसे कर रही है, और सिंपली हाउ स्टेट विल बी रूल्ड. हेयर स्टेट डजंट मीन अ पर्टिकुलर स्टेट, हेयर स्टेट मीन्स अ रीजन और अ कंट्री. एक रीजन या एक कंट्री के लोगों को कैसे रूल करना है, उनके लिए क्या बेनिफिशियल है, उनके वेलफेयर के लिए कौन सी पॉलिसीज़ बनाई जाएं, वो सब सारी चीज़ें जो हैं वो हम एक सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं जिसका नाम है पॉलिटी. एंड नाउ हेयर कम्स अ वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अ सेट ऑफ रूल्स. ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हमारे देश के लिए बनाए जाते हैं, जिससे हमारी गवर्नमेंट रन करती है, जो हमारे देश के लोगों के लिए बनाए जाए और जो हमारे देश के लोगों के लिए बेनिफिशियल हो, उन्हें बताएं कि उन्हें कौन सी डायरेक्शन में काम करना है और कौन सी डायरेक्शन में नहीं करना है. कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे हम सुप्रीम लॉ भी बोलते हैं, यानी कि फाइनल लॉ. क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के से बढ़कर जो है वो हमारे देश के लिए कुछ भी नहीं है. नेक्स्ट इज ऑर्गन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. अब कॉन्स्टिट्यूशन तो है, अब साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या ऑर्गन्स है, मीन्स ये कैसे काम करता है. कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट ऑफ ऑल 3 ऑर्गन्स हैं. फर्स्ट इज़ लेजिस्लेटिव, सेकंड इज़ एग्जीक्यूटिव, थर्ड इज़ जुडिशरी. लेजिस्लेटिव जो है इसे हम लॉ मेकिंग बॉडी भी बोलते हैं, यानी जो हमारे देश के लिए लॉज बनाते हैं. अब लॉज कौन बनाते हैं? लोगों द्वारा चुने गए लोग, जिन्हें हम पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स भी बोलते हैं. अब लोग इन्हें या तो इन्हें डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, जिन्हें हम एमपीज़ और एमएलएज़ का नाम देते हैं, और ये हमारे लिए पार्लियामेंट में बैठ के हमारे लिए लॉज बनाते हैं, उन पर डिस्कशंस करते हैं, फिर हमारे लॉज बनाए जाते हैं. उन्हें हम उस बॉडी को हम लेजिस्लेटिव बॉडी बोलते हैं. नेक्स्ट इज़ एग्जीक्यूटिव बॉडी. एग्जीक्यूटिव बॉडी का क्या काम होता है? जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी ने बनाए हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करने का काम जो है वो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी के पास होता है. साथ ही साथ इसके पास अथॉरिटी होती है कि ये जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं इनका देख रेख करें, यानी लोगों तक वो रूल्स पहुंच रहे हैं या नहीं उनके ऊपर नज़र रखें, और साथ ही उनके बारे में लोगों को अवेयर करें. अब 2 टाइप के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स में कौन कौन से लोग आते हैं? जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ये लोग हर एक टर्म के बाद जो है वो चेंज होते जाते हैं. बट जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो एक परमानेंट ऑफिसर्स होते हैं, जिसमें हम आईएएस ऑफिसर्स को इंक्लूड करते हैं, अदर पीसीएस ऑफिसर्स को इंक्लूड करते हैं. ये लोग जो हैं वो सोसाइटी में देखते हैं कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. थर्ड वन इज़ जुडिशरी. जुडिशरी का क्या काम होता है? जुडिशरी के पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है. डिसीजन मेकिंग पावर यानी कि हम अगर किसी भी सिटीज़न का जो एक राइट है वो वायलेट हो रहा है, तो वो जो पर्सन है वो अपनी आवाज़ जो है वो जाके जुडिशरी तक पहुंचा सकता है. और साथ ही साथ ये जो जुडिशरी होती है कि इंडिपेंडेंट बॉडी होती है. जुडिशरी जो है वो हमारे डिस्प्यूट्स भी सॉल्व करती है. जुडिशरी के अंदर बहुत सारे टाइप के कोर्ट्स आते हैं, लाइक सुप्रीम कोर्ट विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया, देन हाई कोर्ट्स, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एक्सेट्रा. साथ ही साथ जो ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव हैं ये जो हैं ये डिपेंडेंट बॉडीज़ है, यानी अगर लेजिस्लेटिव रूल्स बनाएगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी, तो ही एग्जीक्यूटिव जो है उनको इम्प्लीमेंट कर पाएगी. बट जुडिशरी जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है. नेक्स्ट इज़ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. अब हमने एक ओवरव्यू तो देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, विच मीन्स सेट ऑफ रूल्स हैं, उसमें उसके ऑर्गन्स क्या हैं. बट नेक्स्ट कम्स कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना कैसे. जो कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया था वो किनके द्वारा दिया गया था? एम एन रॉय के द्वारा, जिनका पूरा नाम है महाबेंद्र नाथ रॉय. इन्होंने 1934 में एक आइडिया दिया था कि इंडिया के लिए भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए. और साथ ही क्या हुआ, 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड किया कि इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा बनाया जाएगा. और आने वाले टाइम में यानी कि 1938 में क्या हुआ, जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने, जो कि एक इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक मेंबर थे, उन्होंने
इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे बोला कि जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए वो बनना तो चाहिए, बट उसमें कोई आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, यानी हम जो इंडियन मेंबर्स हैं, इंडिया के जो लोग हैं, वो खुद अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। हुआ क्या, जब ये डिमांड रखी गई तो ब्रिटिश जो थे उन्होंने हमारी डिमांड को एक्सेप्ट किया। कब एक्सेप्ट किया? 1940 में। किसके अंडर? अगस्त ऑफर के अंदर। बट हुआ क्या, उन्होंने बोला कि अगर इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है अगर वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा या जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो जब बनाया जाएगा वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि जो उनकी पकड़ है वो इंडिया के अंदर जो है वो लूज़ होती जा रही है, साथ में इंडियंस के अंदर जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है वो जो है वो स्ट्रांग होते जा रहे। तो उनका ये मानना था कि अगर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए इंडिया का वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनना चाहिए। तो जो एक सर स्टैफर्ड क्रिप्स थे जो कि एक कैबिनेट मेंबर थे। कैबिनेट मेंबर मींस जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसे कैबिनेट बोला जाता है। तो वो इंडिया में आए, उन्होंने सेम प्रपोजल रखा कि इंडिया का इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, बट कब? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। और जो ये फ्रेमवर्क था, जो इनका ये इन्होंने प्रपोजल लाया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, वो मुस्लिम लीग द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था। अब मुस्लिम लीग क्या थी? जब इंडिपेंडेंस का टाइम था, यानी जब इंडिपेंडेंस का जो पीरियड चल रहा था उस टाइम पे एक इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, एक मुस्लिम लीग थी। जो मुस्लिम लीग थी वो क्या चाहती थी कि जो हिंदू मेजॉरिटी ग्रुप है उसके लिए एक अलग कंट्री होनी चाहिए जिसे हम इंडिया बोले, और जो मुस्लिम मेजॉरिटी ग्रुप है उसके लिए एक अलग कंट्री होनी चाहिए जिसे हम पाकिस्तान बोले। उन्होंने इस प्रपोजल को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था कि दोनों देशों के लिए, यानी कि जो इस टाइम पे दोनों देश हैं उनके लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। उन्होंने इस प्रपोजल को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था। उनके अकॉर्डिंग 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी चाहिए, वन फॉर द पाकिस्तान एंड अनदर फॉर द इंडिया। सो नाउ व्हाट हैपेंड, अंडर इन 1946 अंडर कैबिनेट मिशन प्लान कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेटअप हुई और उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट कर दिया था। और इसी कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो स्ट्रेंथ थी दैट वाज 389, यानी कि 389 मेंबर्स के लिए मेंबर सीट जो थी वो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थी। और जिनमें से कि 296 जो 296 सीट्स थी वो ब्रिटिश इंडिया के लिए अलॉट की गई थी, और 93 सीट जो थी वो प्रिंसली स्टेट्स को अलॉट की गई थी। अब व्हाट वाज ब्रिटिश इंडिया एंड व्हाट वाज प्रिंसली स्टेट्स? ब्रिटिश इंडिया क्या था? जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए, उन्होंने रूल करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने हमारे मैक्सिमम पोर्शन को कवर करना स्टार्ट कर दिया, मैक्सिमम पोर्शन पे अपना रूल जमाना स्टार्ट कर दिया। तो उसे हम ब्रिटिश इंडिया कहते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जहाँ पे डायरेक्टली ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था उसे हम ब्रिटिश इंडिया कहते हैं। और जहाँ पे ब्रिटिश का कंट्रोल था तो था, बट स्टिल वहाँ पे जो हेड थे स्टेट के वो प्रिंस थे या बाकी रूलर्स थे, उन्हें हम प्रिंसली स्टेट्स बोलते हैं। सिंपली ब्रिटिश इंडिया जो था वो डायरेक्टली ब्रिटिश के कंट्रोल के अंदर था, बट जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो इनडायरेक्टली ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर थे। जो ये सीट्स मैंने बोला कि ये 389 सीट्स थी, ये किस प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट की थी? अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, एंड रफली इट वाज 1 मिलियन पर पॉपुलेशन, 1 मिलियन सीट पर पॉपुलेशन। जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स के, वो कैसे इलेक्ट किए गए थे? बाय द मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी। मतलब जो ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स थी जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी में लोग थे, वहाँ से जो थे वो मुस्लिम लोग जो हैं वो एक रिप्रेजेंटेटिव अपना चुनते थे। जहाँ हिंदू मेजॉरिटी लोग थे वो अपना एक हिंदू रिप्रेजेंटेटिव चुनते थे। बट जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनमें रिप्रेजेंटेटिव कैसे चुने जाते थे? जो वहाँ का एक हेड होता था वो एक पर्सन को नॉमिनेट करता था एज अ रिप्रेजेंटेटिव। अब प्रिंसली स्टेट्स में हमारे जूनागढ़ आ जाता है, हैदराबाद आ जाता है, हमारा जम्मू कश्मीर आ जाता है, ये हमारी प्रिंसली स्टेट्स में आ जाता है। प्रिंसली स्टेट जो थी वो उन्होंने इंडिपेंडेंट रहना ही पसंद किया, ना कि किसी कंट्री को ज्वाइन करना या किसी कंट्री के अगेंस्ट में जाना। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। जब 9 दिसंबर 1946 को मीटिंग होनी थी उससे पहले ही ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि इस दिन पे मीटिंग होगी और सभी मेंबर्स जो हैं उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आना है और डिबेट्स एंड डिस्कशंस होनी है वहाँ पे। बट क्या हुआ कि जो मुस्लिम लीग के लीडर्स थे उन्होंने पहले तो
एक्सेप्ट कर लिया कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आएंगे, उसे ज्वाइन करेंगे। बट लेटर क्या हुआ, उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। और जिस दिन ये मीटिंग होनी थी यानी 9 दिसंबर 1946 को, तो उस दिन ओनली 211 मेंबर जो थे उन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया था। और इस मीटिंग में जो डॉक्टर सचिंद्र नंदा सिन्हा जी जो थे वो ओल्डेस्ट मेंबर थे, और उन्हीं को जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है टेम्पररी प्रेसिडेंट बना दिया गया था। टेम्पररी प्रेसिडेंट का जो ये फीचर है ये हमने कहाँ से लिया हुआ है, ये हमने फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। बट लेटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट। और जो हमारी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी इसमें 2 वाइस प्रेसिडेंट को अलॉट किया गया था। फर्स्ट वॉज H.C. मुखर्जी एंड अनदर वॉज V.T. कृष्णमाचार्य। तो सिंपली वी कैन से हमारे यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। अब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग्स हुई तो जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी हैं उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को एक हिस्टोरिक मूव लिया, दैट वाज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश किया। ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था ये था क्या, इसमें जो है हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर बताया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलॉसफी बताई थी, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए, किस अकॉर्डिंग में क्या रूल्स होने चाहिए, वो सब बताया गया था। उन सब की एक समरी टाइप दी गई हुई थी। और ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था ये हमारी असेंबली ने कब अडॉप्ट किया, 22 जनवरी 1947 को। इट हैज़ इन्फ्लुएंस्ड द इवेंचुअल शेपिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था इसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प रहा है, और बहुत ज़्यादा इसके मदद से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने शेप लिया है। अब जब ये सभी बातें हो रही थी कि जब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया, डिबेट्स हो रही थी, डिस्कशंस हो रही थी, मुस्लिम लीग जो था वो अगेंस्ट में था, तो हुआ क्या, एक माउंट बेटन प्लान जो है वो हमारे इंडिया में आया। माउंट बेटन प्लान के अकॉर्डिंग क्या था, partition of country into 2 parts, one into India and another into Pakistan। ये माउंट बेटन प्लान कब आया था, 3 जून 1947 को। और जब ये प्लान हमारे इंडिया में आया और ये बिल्कुल क्लैरिफाई हो गया कि इंडिया का पार्टीशन होगा, एक पाकिस्तान बनेगा, एक इंडिया बनेगा, तो जितने भी हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन लोगों ने अपनी अपनी जो सीट है उस पर उन लोगों ने अपनी अपनी सीट ज्वाइन कर ली असेंबली में। यानी कि जो पाकिस्तान से लीडर्स थे उन्होंने अपनी एक असेंबली ज्वाइन करना स्टार्ट कर दी, और जो इंडियन मुस्लिम लीडर्स थे जिनके लिए सीट अलॉट की गई थी असेंबली में, उन लोगों ने अपनी अपनी सीट्स ज्वाइन करना स्टार्ट की। अब क्या आया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इस इंडिपेंडेंस एक्ट के अंदर क्या हुआ, जो हमारी असेंबली थी उसको एक फुल्ली सॉवरेन बॉडी डिक्लेयर कर दिया गया। यानी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो बिल्कुल भी किसी के अंडर नहीं थी, वो इंडिपेंडेंट बॉडी बना दी गई। साथ ही उसको इतना एम्पावर किया गया, यानी उसको इतनी पावर्स प्रोवाइड की गई कि वो जो असेंबली है वो कोई भी लॉ बना सकती है, कोई भी लॉ एब्रोगेट कर सकती है, यानी कोई भी लॉ बना सकती है और किसी भी लॉ को निकाल सकती है, या हम बोल सकते हैं सिंपली उसको हटा सकती है, और किसी भी लॉ में ऑल्ट्रेशन कर सकती है, किसी भी लॉ को ऑल्टर कर सकती है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे इंडिया के लिए बनाए थे। साथ ही में इस असेंबली को एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी डिक्लेयर कर दिया गया। लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब कि वो बॉडी जो हमारे इंडिया के लिए रूल्स बनाएगी। अब जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये अब हमारे दो काम कर रही थी। वन वॉज एक तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो कि हमारे देश के लिए, हमारे फ्री इंडिया के लिए लॉज बनाएगा, और दूसरा जो कि हमारे इस फ्री इंडिया में लॉज को इनैक्ट करेगा। अब जो ये दो काम थे, एक तो ये लॉ बनाने का काम और दूसरा लॉ इनैक्ट करने का काम, यानी लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम, ये जो है ये सेपरेट डेज पे किया गया। यानी कि ये जो काम है ये दोनों अलग दिन पे किए गए, ये दोनों अलग अलग दिन पे किए गए। और जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो जब भी लॉ बनाने के लिए काम करता था, यानी कि जब वो लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम करता था, तो उसको कौन चेयर करते थे, जीवी मावलंकार जो है उन्हें चेयर करते थे। और जब यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है हमारी एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी काम करती थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इन्हें चेयर करते थे, यानी इनके हेड जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तब थे।
कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसे हम अपने इंडिया का फर्स्ट पार्लियामेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हमने बोला कि जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947 में, तो इसे लेजिस्लेटिव बॉडी भी डिक्लेयर कर दिया गया। तो फर्स्ट इंडियन पार्लियामेंट हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भी बोला जाता है। थर्ड रूल क्या आया इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग, जो हमारी जैसे लास्ट टाइम मैंने स्ट्रेंथ बताई थी, वो जो है वो डाउन हो गई। यानी जब इंडिया का पार्टीशन हो गया तो जितनी जो सीट्स थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पाकिस्तान के एरिया में जो पड़ती थी वो निकल चुकी थी, यानी वो सीट्स हटा दी गई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी सेपरेट कंट्री बना दी थी, उन्होंने अपनी एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना दी थी। और जो बाकी सीट्स रही थी वो सिर्फ वही सीट्स थी जो इंडियन टेरिटरी के अंदर थी, जो इंडियन लीडर्स के लिए थी। वो कितनी टोटल सीट्स थी? देवर 299, यानी 299 सीट्स रह गई थी। अब जो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, हमने पढ़ लिया ये लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम करती है, कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की तरह काम करती है। इसने और भी बहुत सारे काम किए। क्या क्या काम किए? सबसे पहला कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया। कब? 22 जुलाई 1947 में। हमारा नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया 24 जैन 1950 में। हमारा नेशनल सॉन्ग भी अडॉप्ट किया गया ऑन द सेम डे, दैट इज़ ऑन 24 जैन 1950 में। और साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारा फर्स्ट प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया गया ऑन द सेम डे, दैट इज़ 24 जैन 1950। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग गए, यानी 2 years 11 months and 18 days हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम होने में लग गए। जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के, बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। बहुत सारी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को देखने के बाद, उन्हें समझने के बाद, उन्हें पढ़ने के बाद उन्हें जो लगा जो हमारी इंडियन सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो हमारे यहाँ पे लॉज होने चाहिए, उन्होंने वही लॉ जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनैक्ट किए। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने कम से कम लगभग 60 कंट्रीज़ के जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उनको पढ़ा, उनके बारे में जाना और फिर हमारे देश में वही कॉन्स्टिट्यूशन लाने की कोशिश की। यानी डिफरेंट कंट्रीज़ के जो कॉन्स्टिट्यूशन हैं वहाँ से रूल्स लेके, वहाँ से लॉज लेके हमारे देश में इम्प्लीमेंट किए। ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कंसिडर्ड फॉर 114 डेज, यानी जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट है उसे जो है 114 दिन तक देखा गया, उसे 114 दिन तक बार बार देखा गया, बार बार पढ़ा गया, ताकि कोई भी जो एक रूल है वो किसी भी एक कम्युनिटी को हार्म नहीं करना चाहिए। हर कम्युनिटी के वेलफेयर के बारे में सोचा गया। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम जो है वो किसको दिया गया था? ड्राफ्टिंग कमेटी को। एंड ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट रीडिंग हुई थी वो कब हुई थी? 4 Feb 1948 को। और जो इसकी फाइनल रीडिंग या हम बोल सकते हैं जो थर्ड रीडिंग हुई थी वो कब हुई थी? 14 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर 1949 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे एक्सेप्ट कर दिया गया था, उसे अडॉप्ट कर दिया गया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फाइनल मीटिंग है, फाइनल लास्ट सेशन जो है वो 24 जैन 1950 को हुआ था। और इसी के 2 दिन बाद यानी 26 जैन 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे इनैक्ट किया गया, उसे लागू किया गया। आज के टाइम पे प्रेजेंटली वी हैव 470 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 स्केड्यूल्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 104 टाइम्स अमेंडमेंट कर दी गई है। और लास्टली जो है या हम बोल सकते हैं जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो 25 जैन 2020 को की गई थी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही आते हैं। यानी हमारे जो देश के नागरिक हैं उनके पास कौन से ऐसे राइट्स हैं जो कि उनसे कोई नहीं छीन सकता। छीनना इन द सेंस, फंडामेंटल राइट्स अगर कोई वायलेट कर देता है तो वी कैन डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो पार्ट 3 के अंडर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंदर आते हैं। और टोटल वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट इज़ राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी जो है वो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 के बीच में आता है। राइट टू इक्वालिटी मीन्स सबको इक्वल राइट्स प्रोवाइड करना। अब इस राइट टू इक्वालिटी के अंडर कौन कौन से राइट्स आते हैं? फर्स्ट इज़ इक्वालिटी बिफोर लॉ।
लॉ के सामने यानी कानून के सामने सभी लोग जो हैं वो इक्वल हैं, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा किसी के भी साथ। सेकेंड इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी किसी भी जो कोई भी जो व्यक्ति है उसे कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, उसके साथ कभी भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस बेसिस पे? उसके रिलीजन के बेसिस पे, उसकी कास्ट के बेस पे, उसका कलर कैसा है, उसका क्रीड कैसा है, उसका जेंडर क्या है और वो किस सेक्स से बिलोंग करता है, वट एवर। यानी कोई भी हिंदू है वो किसी मुस्लिम को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, कोई भी जो काला है वो किसी गोरा को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, मेन एंड विमेन दोनों को इक्वल राइट्स मिलेंगे। थर्ड इज़ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सबको जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी सबको गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी इफ़ दे आर अवेलेबल। या इसका हम बोल सकते हैं कि अगर वो बंदा उस जॉब के लिए एप्लीकेबल है, इफ़ ही और शी हैज़ दैट पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन दैट सेटिस्फाइज द पर्टिकुलर जॉब, उसको वो अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी। उसके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा कि वो किस कास्ट से है या किस रिलीजन से है या किस कम्युनिटी से है। नेक्स्ट इज अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। जो छुआछूत की बीमारी है, जो ये अनटचेबिलिटी है, इसका बिल्कुल अबॉलिशन करना है, इसको बिल्कुल ख़त्म कर देना है। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स हेयर मीन्स कि जो हमारे जो पुराने टाइम पे था कि ये नवाब है या ये रूलर है या ये बड़ा बंदा है या ये छोटा बंदा है, इस टाइप के टाइटल्स को हम अबॉलिश कर देंगे। हम इस टाइप के टाइटल्स को नहीं रखेंगे जो हमारी कम्युनिटी में, हमारे सोसाइटी में लोगों को डिस्क्रिमिनेट करें या लोगों के वेलफेयर के लिए काम नहीं करें। ये था हमारा पहला राइट टू इक्वालिटी, and another 5 rights will be explained in another video. Hope you all will love it and will appreciate this video. Thank you so much.